नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है इरिगेशन या सिंचाई। तो आइए जानते हैं सिंचाई के बारे में। पौधों में कृत्रिम रूप से पानी देने की क्रिया को सिंचाई कहते हैं। जब हम पौधों में कृत्रिम रूप से पानी देते हैं तो उसे हम सिंचाई कहते हैं। आइए आगे जानते हैं कि पौधों में पानी क्यों आवश्यक है। पानी पौधे की लगभग सभी जैव, रासायनिक और शारीरिक क्रियाओं को प्रभावित करता है तथा सभी फसलों के विकास के लिए एवं इष्टतम नमी की आवश्यकता होती है। अतः यह आवश्यक है कि एक आदर्श मिट्टी में नमी के स्तर को बनाए रखने और फसल के बेहतर विकास और अच्छी गुणवत्ता के लिए पानी की आवश्यकता होती है। आगे जानते हैं कि फसलों और पौधों के विकास में पानी की क्या भूमिका है। तो इसके कई पॉइंट्स हैं जिन्हें हम पॉइंट्स द्वारा क्लियर करेंगे कि पौधों या फसलों के विकास में पानी की क्या भूमिका है। तो पहला पॉइंट है कि पौधे का 90% भाग पानी का बना होता है। तो ये सब जानते हैं कि पौधे का आधे से अधिक भाग पानी का बना होता है। आइए जानते हैं दूसरा पॉइंट कि पानी पौधे के तापमान को नियंत्रित करने और उन्हें ठंडा रखने में मदद करता है। तो पानी पौधे के तापमान को मेंटेन रखने में मदद करता है। आइए जानते हैं तीसरा पॉइंट, पानी बीजों के अंकुरण के लिए आवश्यक है। पानी बीजों के अंकुरण में सहायक होता है। अगला पॉइंट, पानी पौधे की कोशिका की दीवार को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। पानी पौधे की कोशिका की दीवार को या कोशिका भित्ति को बनाए रखने में मदद करता है। अगला पॉइंट है, जल प्रोटोप्लाज्म का प्रमुख घटक है। अगला पॉइंट, जल पोषक तत्वों को पौधे के सभी भागों तक पहुंचाने में मदद करता है। जल पोषक तत्वों को पौधे के सभी भागों तक पहुंचाता है। आगे जानते हैं कि फसलों की जलमांग या क्रांतिक अवस्था क्या होती है और पौधों को कब कब पानी की आवश्यकता होती है। आइए जानते हैं। तो ये सब जानते होंगे कि पौधों के वृद्धि काल में कुछ ऐसी अवस्थाएं आती हैं जब पौधों या फसलों को पानी की अधिक आवश्यकता होती है, तो उसे फसल की जलमांग या संकट काल कहते हैं। इस समय पर फसलों में सिंचाई न करने पर फसलों की वृद्धि रुक जाती है तथा उपज में भारी गिरावट आती है तथा कभी कभी होता है कि फसल से उपज ही प्राप्त नहीं होती है। तो इस समय पर अगर हम फसलों में या पौधों में सिंचाई नहीं करते हैं तो हमारी उपज कम हो जाती है या कभी कभी ऐसा होता है कि उपज प्राप्त ही नहीं होती है। तो इस समय को हम फसल का संकट काल या क्रांतिक अवस्था कहते हैं। इस समय पौधे को पानी की अधिक आवश्यकता होती है। आइए आगे जानते हैं कि विभिन्न फसलों की जलमांग या क्रांतिक अवस्थाएं कौन कौन सी हैं और किस फसल को कितने पानी की आवश्यकता होती है। आइए जानते हैं। तो फर्स्ट क्रॉप्स है धान। तो धान को 900 से 2500 मिलीमीटर पानी की आवश्यकता होती है। इसकी क्रांतिक अवस्थाएं हैं टिलर्स निकलते समय, फूल आते समय, दाने में दूध पड़ते समय। ये धान की प्रमुख क्रांतिक अवस्थाएं हैं। अगर इस समय धान की फसल में पानी सिंचाई नहीं की जाए तो धान की फसल को काफ़ी नुकसान होता है। तो इन स्टेजों पर धान को पानी की अधिक आवश्यकता होती है। तो इन अवस्थाओं का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दूसरी फसल है वीट या गेहूँ। गेहूँ को 400 से 450 मिलीमीटर पानी की आवश्यकता होती है। इसकी क्रांतिक अवस्थाएं हैं CRI, इसे बोलते हैं क्राउन रूट एनिटेशन या शिखर जड़ बनते समय। दूसरी है टिलरिंग स्टेज या कल्ले फूटते समय। अगली ज्वाइंटिंग स्टेज, फ्लावरिंग स्टेज एंड मिल्की स्टेज। इन सभी अवस्थाओं पर गेहूं को पानी की अधिक आवश्यकता होती है। अगर इन अवस्थाओं में हम सिंचाई देरी से करते हैं तो हमें उपज कम प्राप्त होती है। तो हमें इन स्टेजों का विशेष ध्यान रखना है। आगे जानते हैं मक्का के बारे में। तो मक्का के लिए 400 से 600 मिलीमीटर पानी की आवश्यकता होती है। इसकी क्रांतिक अवस्थाएं हैं नरमंजरी या फ्लावरिंग के समय। तो इसमें नरमंजरी या फ्लावरिंग के समय पानी की अधिक आवश्यकता होती है। अगली है सोरगम या ज्वार। तो सोरगम या ज्वार को 200 से 300 मिलीमीटर पानी की आवश्यकता होती है। इसकी प्रमुख क्रांतिक अवस्था है कि
फूल निकलने से पहले सिंचाई बहुत आवश्यक होती है। अगर इस समय पर हम सिंचाई नहीं करते हैं तो उत्पादन कम हो जाता है। तो इस अवस्था का हमें ज्वार की फसल में विशेष ध्यान रखना है। आगे जानते हैं गन्ना की फसल। तो गन्ना के लिए 1400 से 3000 मिलीमीटर पानी की आवश्यकता होती है। इसकी क्रांतिक अवस्थाएं अंकुरण के समय, कल्ले निकलते समय और पकते समय। इन अवस्थाओं पर गन्ना की फसल को अधिक पानी की आवश्यकता होती है। आगे दाल। दालों के लिए 250 से 300 मिलीमीटर पानी की आवश्यकता होती है। इन फसलों में प्रमुख क्रांतिक अवस्थाएं हैं कल्ले निकलते समय एवं फलियों में दाना बनते समय। मूंगफली। मूंगफली के लिए 450 से 600 मिलीमीटर पानी की आवश्यकता होती है। इसकी प्रमुख क्रांतिक अवस्थाएं सुइयां या फलियां बनने से लेकर दाने भरने तक प्रमुख क्रांतिक अवस्था होती है। इस समय अगर पानी की कमी हो जाती है तो उत्पादन कम होता है। आगे है कॉटन या कपास। तो कॉटन की या कपास में 600 से 700 मिलीमीटर पानी की आवश्यकता होती है। इसकी प्रमुख क्रांतिक अवस्थाएं अंकुरण के समय, फूल और बॉल या गूलर बनते समय और फटते समय। इस समय पर कपास को पानी की अधिक आवश्यकता होती है। तो ये तो थी विभिन्न फसलों की क्रांतिक अवस्थाएं और उन्हें कितने पानी की आवश्यकता होती है। आगे आइए जानते हैं कि सिंचाई की कौन कौन सी विधियां होती हैं। तो आगे सिंचाई की विधियों के बारे में जानते हैं। सिंचाई की कई विधियां हैं जो आगे हम इनके बारे में बताएंगे। तो पहली सिंचाई की विधि है फ्लूडिंग या बाढ़कृत सिंचाई विधि। तो आइए जानते हैं बाढ़कृत सिंचाई विधि के बारे में। तो बाढ़कृत सिंचाई विधि उन क्षेत्रों में अपनाई जाती है जहां पानी अधिक मात्रा में पाया जाता है या उन क्षेत्रों में जो क्षेत्र नहरी क्षेत्र होते हैं, क्योंकि इस विधि में पानी की वेस्टेज अधिक होती है। तो यह विधि उन्हीं क्षेत्रों में अपनाई जाती है जहां पानी की अधिक आवश्यकता होती है या पानी अधिक मात्रा में पाया जाता है। यह विधि उन फसलों में अपनाई जाती है जिन फसलों को अधिक पानी की आवश्यकता होती है, जैसे धान, गन्ना, जूट इत्यादि। दूसरी विधि है सीमांत पट्टी विधि, जैसे बोलते हैं हम बॉर्डर स्ट्रिप मेथड। तो बॉर्डर स्ट्रिप मेथड में खेतों को छोटी छोटी आयताकार क्यारियों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक क्यारी सिंचाई की नाली से जुड़ी रहती है। इस विधि में सिंचाई करने के लिए क्यारियों का आकार भूमि की किस्म तथा जल प्रवाह पर निर्भर करता है। इसमें खेत को छोटी छोटी क्यारियों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक क्यारी सिंचाई की नाली से जुड़ी होती है, जिससे पानी समान रूप से सभी क्यारियों में पहुंच जाता है। यह विधि घास वाली फसलों में अपनाई जाती है। अगली विधि है क्यारी विधि या चेक बेसिन मेथड। यह सिंचाई की एक सर्वोत्तम विधि है। जो पृष्ठीय सिंचाई विधि होती है, इसकी यह सर्वोत्तम विधि है। इस विधि से सिंचाई करने पर खेत को छोटी छोटी क्यारियों में बांट लिया जाता है। यह विधि सघन बोई जाने वाली फसलों में अपनाई जाती है। जो फसलें पास पास बोई जाती हैं उन फसलों में इस विधि का प्रयोग करते हैं, जैसे गेहूं, जौ इत्यादि। आगे आती है थाला विधि। यह विधि बाग बगीचों में अपनाई जाती है। इस विधि में पेड़ के चारों ओर एक रिंग बना दिया जाता है। यह रिंग आयताकार, वर्गाकार या गोल भी हो सकता है। इसमें रिंग एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक जुड़े होते हैं, जिससे एक रिंग का पानी दूसरे रिंग में पहुंच जाता है। यह विधि बाग बगीचों में अधिक अपनाई जाती है। आगे है कूड़ या नाली विधि। यह विधि कूड़ या मेड़ पर बोई जाने वाली फसलों में अपनाई जाती है। तो कूड़ विधि उन्हीं फसलों में अपनाई जाती है जो मेड़ पर या लाइनों में बोई जाती हैं। तो यह विधि आलू, शकरकंद, गन्ना या चुकंदर आदि फसलों में अपनाई जाती है। आइए आगे जानते हैं बौछारी या स्प्रिंकलर इरिगेशन। स्प्रिंकलर इरिगेशन सिंचाई की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है और इस विधि को उन क्षेत्रों में अपनाया जाता है जहां भूमि ऊंची नीची होती है या रेतीली होती है, क्योंकि इस विधि से पानी की अधिक बचत होती है
इस विधि से 35 से 50% तक पानी की बचत होती है। यह विधि उन क्षेत्रों में अधिक लाभकारी होती है जहां पर भूमियां ऊंची नीची होती हैं या रेतीली होती हैं तथा जहां पर मृदा कटाव अधिक होता है, वहां पर ड्रिप इरिगेशन का प्रयोग करके हम सिंचाई कर सकते हैं। इस विधि में भूमि की ऊपरी सतह पर बौछार के रूप में या वर्षा के रूप में पानी गिरता है, जिससे फसल को जितने पानी की आवश्यकता होती है उपलब्ध हो जाता है। अधिक पानी की वेस्टेज नहीं होती है। इस विधि में लोहे या प्लास्टिक के पाइप की सहायता से पाइप को एक दूसरे के समानांतर रखते हुए आवश्यकतानुसार उसमें नोजल लगा दिए जाते हैं, जिससे नोजलों की सहायता से पानी बौछार या वर्षा के रूप में गिरता है। इस विधि में पानी को 2.5 से 3 किलोग्राम सेंटीमीटर क्यूब प्रेशर पर पानी दिया जाता है तथा 1 घंटे में 1000 लीटर पानी डिस्चार्ज होता है। तो ये थी हमारी स्प्रिंकलर इरिगेशन। आगे जानते हैं ड्रिप इरिगेशन का। तो ड्रिप इरिगेशन को हम बूंद बूंद या ड्रिप सिंचाई विधि भी कहते हैं। यह विधि कम पानी वाले क्षेत्रों में अपनाई जाती है। जहाँ पर पानी की कम आवश्यकता होती है वहाँ पर हम ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करते हैं। इस विधि में पानी पौधों में बूंद बूंद करके दिया जाता है, जिससे पौधे को जितने पानी की आवश्यकता होती है उतना ही पानी प्राप्त होता है। यह विधि अपनाने से पानी की बचत होती है तथा यह विधि लवणीय क्षेत्रों में अधिक अपनाई जाती है। इस विधि से 60% तक पानी की बचत होती है और यह विधि 1.5 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब प्रेशर पर